हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है गॉस लॉ। ठीक है ना, ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा टेक्निक है ना जिसका यूज करके हम लोग बहुत सारे सरफेसेस से इजी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने फ्लक्स फाइंड करना सीखा है, लेकिन वो हमने सीखा था यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड या फिर E.S cos थीटा वाला मेथड यूज करके। ठीक है ना, लेकिन गॉस लॉ पढ़ने के बाद आप वो फ्लक्स को और भी इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो आज हम लोग का टॉपिक वही है, मेन टॉपिक अपना गॉस लॉ वही है, लेकिन उससे पहले जस्ट उससे थोड़ा सा पहले लिटिल बिट हम थोड़ा सा चर्चा करने और जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, जो मेथड हमने पहले सीखा है। हमने पहले कौन सा सीखा है मेथड? आपका E.S वाला। ठीक है ना, तो उसी मेथड को यूज करके हम थोड़ा चाहते हैं कि आपको एक दो क्वेश्चन और सॉल्व हम कर दें। और ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ये आपके नीट वगैरह में, नीट या फिर जेई में काफी बार ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये क्वेश्चन है क्या। तो देखो, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि अ हेमीस्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिया हमने क्वेश्चन का टाइप कि अ हेमीस्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने हेमीस्फीयर वाले इस पे मतलब कि हेमी स्फीयर को लेके यूनिफॉर्म फील्ड में रख के हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। और वो क्वेश्चन ये था, देखिए जो हमने फर्स्ट टाइप वाला लिया है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। और लास्ट लेक्चर से हमने एक बात क्या ऐसा सीख लिया था, ये आपको हमेशा याद ही रखना, क्या कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था। ठीक है ना, आपको अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और वो फील्ड कैसा है, अगर वो फुल फील्ड यूनिफॉर्म है और उस यूनिफॉर्म फील्ड में आपने किसी भी क्लोज बॉडी को रखा है, क्लोज बॉडी मतलब क्यूब स्फीयर या कुछ ऐसा आपका आया था, क्यूबॉइड सिलेंडर, तो उससे नेट फ्लक्स कितना आता था, उससे नेट फ्लक्स आता था 0। ये हम लोग को पूरा ही अच्छे से पता चल गया था, लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था। और आप लोग सुन भी लो अभी, और ये ऐसा अपने अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लेना और इसको याद रखना कि अगर कोई भी क्लोज बॉडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया रहे, आपको अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और वो यूनिफॉर्म हो, तो उससे नेट फ्लक्स पास करता है 0। ठीक है ना, अब देखो तो उसी टॉपिक को लेके उसी टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा और करते हैं चर्चा। और हमने क्वेश्चन का टाइप लिया है हेमी स्फीयर। तो देखिए इसमें 3 केस होता है। राइट, इस टाइप के क्वेश्चन में हेमी स्फीयर को आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो मेनली 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमने वही लिखा है कि अ हेमी स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस केस 3 सिचुएशन एराइजेज। क्या होता है आपका? 3 सिचुएशन होता है एराइज। एक्चुअल होता क्या है कि इसमें बस हम लोग फील्ड का जो होता है डायरेक्शन हम लोग चेंज करते हैं, कि आपका फील्ड का हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देंगे तब थोड़ा सा आपका सिचुएशन चेंज कर जाता है। और वो कैसे चेंज करता है वो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो, तो हमने लिखा है कि इन दिस केस 3 सिचुएशन, क्या होता है, इन दिस केस 3 सिचुएशन अराइजेज। इन ऑल सिचुएशन नेट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर इज 0। मतलब क्या होगा कि तीनों ही केस में इस हेमिस्फीयर से आपका नेट फ्लक्स होने वाला है 0। क्या होने वाला है? आपका नेट फ्लक्स होने वाला है 0। ठीक है, ये सबको याद रखना आप लोग पक्का। चलो अच्छी बात है। तो देखो हमने फर्स्ट केस क्या लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बेस, या आप जिसको बोलते हैं सर्कुलर फेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो पहले केस में मेरा कहाँ है, फील्ड कहाँ है? पहले केस में फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर फेस, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, अब देखो, तो मैं आपसे पूछूं कि इससे नेट फ्लक्स कितना होगा, तो सब लोग क्या बोलेंगे कि इससे नेट फ्लक्स आने वाला है 0। क्या आने वाला है? इससे नेट फ्लक्स आने वाला है 0, क्योंकि क्या है, ये एक क्लोज सरफेस है और हमने इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, तो इससे पक्का नेट फ्लक्स आने वाला है 0। अब देखो कि यहाँ पे और क्वेश्चन क्या बन सकता है, और ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया भी था। क्या इसमें और क्या हो सकता है कि फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस या जिसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ध्यान से देखो, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो सर्कुलर बेस है, क्या है, ये जो सर्कुलर बेस है हेमिस्फीयर का, इससे क्या हो रहा है, इससे फील्ड लाइन एंटर कर रहा है। और ये फील्ड लाइन कैसा है, इस सर्कुलर बेस के परपेंडिकुलर है। देखो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है ना, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर बेस, यही ना। ओके, अब देखो, तो ये रहा मेरा सर्कुलर बेस। और तो इसका ये कहाँ आएगा, इसका इस तरफ कहीं आने वाला है, बोलो एरिया वेक्टर पक्का ना। और फील्ड कहाँ है, फील्ड है इस तरफ, मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 180 डिग्री। मतलब फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा -E.S। तो -E, और ये क्या है, ये एक सर्कुलर बेस है, तो इसका एरिया हो जाएगा πr² पक्का ना। तो मतलब ये आपका आ जाएगा फाई थ्रू सर्कुलर फेस। अब
आप बताओ कि क्या होगा फ्लक्स थ्रू कर्व फेस। अब क्या होगा फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, चाहे आप यहां लिखो कर्व सरफेस, यहाँ पे आप लिख लो कर्व सरफेस, पक्का ना। तो मतलब क्या कि अब हमसे पूछ रहा है फ्लक्स, ये देखिए ये जो पार्ट आपका है जो इसका कर्व पार्ट से हमसे पूछा है फ्लक्स। अब हमको क्या पता है कि फाई नेट इज जीरो, पक्का ना, बोलो। हमको पता है कि फाई नेट इज जीरो, और फाई नेट क्या होगा बोलो, फाई नेट आपका हो जाएगा फाई थ्रू सर्कुलर फेस, फाई थ्रू सर्कुलर फेस प्लस फाई थ्रू कर्व फेस, यही ना। और हमको फाई नेट पता है जीरो, इसका मतलब क्या कि phi through curve face is nothing but just negative sign of the phi through circular face, यही होगा ना, तभी उन दोनों का समेशन आने वाला है जीरो। इसका मतलब क्या कि फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस केस में देखो आप लोग इसको याद रख लेना क्या कि अगर फील्ड कहाँ है, अगर इफ फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर बेस देन फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस इज माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर एंड फ्लक्स थ्रू कर्व फेस इज प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर एंड नेट फ्लक्स इज जीरो, पक्का। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड केस में। देखिए तो सेकेंड केस में हमने चेंज क्या किया है, हमने सेकेंड केस में फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर लिया है। इस केस में देखो फील्ड क्या है, इस केस में मेरा फील्ड है, फील्ड इज पैरेलल टू द सर्कुलर फेस, या हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल टू द सर्कुलर, ये जो बेस है, बेस ऑफ द हेमीस्फीयर। पहले केस में क्या था कि फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द स्फीयर या फिर सर्कुलर फेस, यहाँ क्या है, यहाँ पे पैरेलल टू द बेस। इसका मतलब क्या कि अगर फील्ड लाइन, इफ फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सर्कुलर बेस या सर्कुलर फेस, मतलब क्या होगा, उससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ये हम लोग पहले ही सीखे हैं क्या कि अगर आपका सरफेस कैसा हो जाए, इफ सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, तब उससे कोई फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं करता है, मतलब कि उससे फ्लक्स होता है जीरो। तो देखो तो आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कि ये भी जो भी फील्ड लाइंस क्या है, ये कहाँ कर रहे हैं, ये इंटर कर रहे हैं फ्रॉम कर्व सरफेस और ये लीव भी कर रहे हैं फ्रॉम कर्व सरफेस। अब देखिए तो यहाँ हमको मिल गया कि फ्लक्स थ्रू बेस इज जीरो, और हमको क्या पता है, हमको पता है कि इससे नेट फ्लक्स कितना आएगा, जीरो ही आने वाला है। देखो हमने वो पहले ही लिख दिया था कि इन ऑल सिचुएशन नेट फ्लक्स आपका आने वाला है जीरो, क्योंकि आपने इस क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, तो उससे नेट फ्लक्स आएगा जीरो ही। अब देखो तो नेट फ्लक्स क्या होता है, बोलो क्या होता है, नेट फ्लक्स होता है फ्लक्स थ्रू सर्कुलर बेस एंड प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, यही ना। अब देखो तो फाइनेट जीरो है, फ्लक्स थ्रू बेस आ गया जीरो, इसका मतलब क्या कि फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस भी कितना आने वाला है, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस भी यहाँ पे जीरो ही आने वाला है। और देखो तो ऐसा होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि जितना फील्ड लाइन इस कर्व सरफेस से एंटर कर रहा है उतना ही यहाँ से लीव भी कर रहा है, तो जितना फील्ड लाइन एंटर करता है उतना ही लीव करता है, मतलब कि उस नेट फ्लक्स क्या है था, जीरो था। मतलब कि अब आप ये बातें आप लोग याद रखना कि अगर इफ फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सर्कुलर बेस, देखो सर्कुलर बेस, ये आप इसको सर्कुलर फेस भी बोल सकते हो या इसको आप बेस ऑफ द हेमिस्फीयर भी बोल सकते हो, ये सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है ना। तो अगर फील्ड लाइंस कैसा हो जाए या फील्ड क्या हो जाए, पैरेलल टू द बेस हो जाए, तब उससे कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा, तो उससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो इस केस में आपका क्या था कि फ्लक्स थ्रू बेस इज जीरो एंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज जीरो एंड नेट फ्लक्स इज जीरो। लेकिन पहले केस में क्या था कि आपका बेस से भी फ्लक्स पास किया था और कर्व सरफेस से भी फ्लक्स पास किया था और नेट आया था जीरो। यहाँ क्या है, यहाँ पे दोनों से ही फ्लक्स जीरो हो गया, पक्का ना, ये आप लोग बात याद रखना। अब चलो चेक करते हैं कि इसमें थर्ड सिचुएशन क्या बन सकता है। देखो ये है अपना थर्ड केस, ठीक है ना। अब देखो तो क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में इससे पहले जो दो क्वेश्चन था या जो दो टाइप थे उसमें क्या था, उसमें जो हमको फील्ड दिया था, क्या हमको जो उसमें फील्ड का डायरेक्शन दिया था वो दिया था विद द रेफरेंस ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, या फिर आप बोल सकते हो सर्कुलर फेस, याद है ना। पहले केस में था परपेंडिकुलर टू द बेस, सेकंड केस में कहा था पैरेलल टू द बेस। लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे जो हमको फील्ड लाइंस दिया है, यहाँ पे जो हमको फील्ड का डायरेक्शन दिया है वो दिया है विद रेफरेंस टू द कर्व सरफेस। ये सब बातें देखो बच्चों, यही सब बात होता है कि आपको होता है समझने वाला। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको, आप अगर मैथमेटिकल यूज करने जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग, आपको लॉजिकल ऐसा सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो थर्ड केस में हमने वही बोला कि पहले केस में जो आपका दो फील्ड दिया था, फील्ड दो केस में फील्ड था वो था विद द रेफरेंस ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, यहाँ हमको दिया है विथ रेफरेंस टू द कर्व सरफेस, पक्का ना। और क्या बोला है मेरे को क्वेश्चन में कि एट ईच पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस, एट ईच पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब
अब आप अगर थोड़ा सा याद करो तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब क्या कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर इज 0 डिग्री। क्या सबको सबको याद है ना? देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, और वो कहाँ होता है? वो आपका सरफेस के नॉर्मल ही होता है, और फील्ड भी कहाँ है? सरफेस के नॉर्मल ही है। मतलब दोनों क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे पैरेलल टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे आपका एंगल आने वाला है 0 डिग्री। ओ सर, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे अब आपको फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस के लिए आपको, अगर मान लीजिए इस केस में पूछता आपसे कि व्हाट इज फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो हमको यूज क्या करना होता? हमको करना होता है यूज कि फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए, ई डॉट डी एस। अब देखिए तो क्या है कि इसके हर सरफेस पे फील्ड का वैल्यू सेम है, तो मतलब कि आपका ई कांस्टेंट है, तो सिंपल यहाँ हो जाएगा डी एस, और हर पॉइंट पे क्या है? आपका एंगल 0 डिग्री है, तो आपका हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो ई एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, मतलब आप इसको लिख सकते हो ई इंटू एस, और एस क्या है? एस इज द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ना, और वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पक्का? मतलब कि इस केस में फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना? देखो हमको जिसके रेफरेंस में दिया था हमने वहीं से काम करना शुरू किया। पहले 2 क्वेश्चन में मेरे को विद रेफरेंस टू बेस दिया था, तो हमने वहां से सोचना स्टार्ट किया। यहाँ पे हमको दिया था विद रेफरेंस टू द कर्व सरफेस, तो हमने उसके रिस्पेक्ट में सोचना शुरू किया। तो आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आप पहले सोचना कि मेरे को कौन सा कैसा सिचुएशन दिया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सिचुएशन चेंज करता है वैसे वैसे आपको अपने सोचने का तरीका चेंज करना होता है। ये आप सबके साथ रियल लाइफ में भी होता है। और फिजिक्स है क्या? फिजिक्स जस्ट लॉजिकल, जो आप लोग रियल लाइफ में जैसे सोचते हो आपको यहाँ भी ऐसे ही सोचना पड़ता है। पक्का ना? चलिए, तो ये हमने फाइंड कर लिया फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। अब मैं आपसे पूछूं कि नेट फ्लक्स कितना होगा इससे, तो पक्का 0 होगा भाई। नेट फ्लक्स तो तीनों ही केस में आने वाला है 0, क्योंकि हमने इस हेमिस्फीयर को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है और ये क्लोज सरफेस है, तो इसे पक्का नेट फ्लक्स 0 ही आने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में फील्ड दिया रहा है, फील्ड का वैल्यू दिया रहा है फील्ड का, और वो फील्ड यूनिफॉर्म हो और उस फील्ड में आपने किसी भी क्लोज सरफेस को रखा है, तो उससे नेट फ्लक्स 0 ही होता है। मतलब जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना लीव करता है। बहुत अच्छे सर। तो हमने यहाँ देखा कि फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, फ्लक्स एंड नेट फ्लक्स इज 0। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, या फिर आप बोल सकते हो कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर फेस। तो बोलिए कि अगर अब ये क्या होगा कि हमसे पूछा है फ्लक्स थ्रू बेस, मतलब ये क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा नेट फ्लक्स माइनस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। यही होगा ना, क्योंकि नेट क्या होता है? नेट होता है बेस प्लस कर्व। पक्का? तो मतलब देखिए यहाँ फाई नेट कितना है? फाई नेट है 0, एंड फाई कर्व कितना है? ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपका आने वाला है फ्लक्स थ्रू बेस इज माइनस ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। मेरा सबसे ये ऐसा एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना। देखो मैंने अच्छे से आपको समझाने का कोशिश भी किया है, और ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको अगर सोचने का तरीका नहीं पता हो तो आप गलती कर दोगे, या आप अगर मैथमेटिकली सॉल्व करने जाओगे तो आपसे हो सकता है सॉल्व ना हो, गलती है या टाइम वेस्ट हो जाए आपका। तो बस ये हमने अपना लॉजिकल बस ऐसा दिमाग लगाया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये स्फीयर के 3 टाइप के क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, आप लोग इसको ध्यान रखना। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने गॉस लॉ, जो कि आपका बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग अच्छे से उसके स्टडी करना। और गॉस लॉ आपका जेई वगैरह में भी आता है, ठीक है ना, लेकिन बोर्ड्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग चलते हैं उस पर बात करते हैं गॉस लॉ पे। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं न्यू टॉपिक, जो कि देखो मैंने इस पे डबल स्टार मार्क दिया, ठीक है ना। ये डबल स्टार मार्क मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड करने के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करना, मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग कोई टेंशन मत लो, बस आप लोग ध्यान दो सही से। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉ का काम क्या है, तो वो पहले हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि दिस लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। देखिए सबसे पहला चीज तो आपको ये जानना था कि ये इसका काम क्या है, ये करता क्या है। तो जैसे मैंने पहले का जो 2-3 लाइन लिखा हो वहां से हमको क्या पता चला कि ये जो लॉ है वो क्या देगा? वो देगा नेट, ये क्या देगा? रिलेशन बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। देखो यहाँ पे क्लोज सरफेस इज इंपॉर्टेंट बात, क्लोज सरफेस इज इंपॉर्टेंट बात, मतलब कि ये जो आपका गॉस लॉ है ये है वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस, मतलब कि स्क्वायर के लिए,
हेमिस्फीयर के लिए, क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए, सिलेंडर के लिए, ये स्क्वायर के लिए, सर्कल के लिए, डिस्क के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि वो लोग, बोलिए, वो लोग क्लोज सरफेस नहीं होते हैं, दे आर ओपन सरफेस। बट लेकिन स्फेयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये क्या होते हैं, ये आपके क्लोज सरफेस होते हैं। तो बस आप लोग ये अपने माथे में ऐसा बैठा लो कि ये जो गॉस लॉ है ये है ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस, पक्का ना। तो देखो क्या है कि दिस लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मतलब कि उस क्लोज सरफेस से कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा था और उस क्लोज सरफेस पे नेट चार्ज कितना था, उसके बीच में ये बताता है रिलेशन, ठीक है ना। तो ये इसका काम क्या है हमने वो देख लिया। अब जरा पढ़ते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए हमने लिखा है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to the net charge inside the surface divided by epsilon naught। देखिए ये आपका है रामबाण, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल रामबाण है। देखो ये पॉइंट है क्या कि अगर आपके पास कोई ये क्लोज सरफेस है, वो क्लोज सरफेस आपका हो सकता है कुछ भी, आपका स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कुछ भी हो, तो उससे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो और अगर मेरे को ये पता हो कि उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, देखो इससे पहले जो हमने फ्लक्स फाइंड करने का तरीका सीखा था वहां मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता था, कुछ याद आया, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता था, यहाँ पे हमको उस सरफेस के अंदर चार्ज पता रहेगा। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। हमने दोनों ही केस में फ्लक्स फाइंड किया है। हमने पहला जो मेथड यूज किया था वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता था, सबको याद है ना, और यहाँ पे हमको उसके अंदर चार्ज पता रहेगा। बोलो जल्दी से, क्या मेरी बातें सबको समझ में आई ना? ओके, बहुत अच्छे। मतलब कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि अगर आपको चार्ज का वैल्यू दिया रहे और सरफेस क्लोज हो तो आप ये मेथड यूज करना। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन इसमें करा दूंगा, आप कोई चाप लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या देखा कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी बात आप इसको अभी याद रखो कि ये क्या होता है स्टेटमेंट, इस पे जब हम लोग और भी बहुत सारे इस पे हम लोग चर्चा करने जाने वाले, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वहां से हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म निकाला कि फाई नेट फ्लक्स इज क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्यू इन क्या है, नेट चार्ज, मैं फिर से बोल रहा हूं क्या है, क्यू इन इज नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और नेट चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर आपके मान लीजिए कि ये आपके पास एक स्फेयर है, तो ये क्या है, ये है क्लोज सरफेस। अब इसके अंदर मान लो कि दो चार्ज है, एक है +2 कूलम का और एक -1 कूलम का। तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, देखो यहाँ पे क्यू नेट हो जाएगा आपका +1 कूलम, क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में था, समझे ना। तो इसके अंदर आपका नेट चार्ज है +1 कूलम, तो आपको फ्लक्स फाइंड करना हो तो आप +1 कूलम का वैल्यू ही यूज करना। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही है ना, पक्का। चलो, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है ये कि क्यू इन इज टोटल नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। आप जल्दी से इसको कॉपी करो, हम लोग फिर इसमें आगे बढ़ते हैं और भी इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखो तो हम इस पे और जा रहे हैं चर्चा करने। अब देखिए, तो हमने क्लोज सरफेस से फाइंड किया नेट फ्लक्स, तो कितना आया फ्रॉम गॉस लॉ कि नेट फ्लक्स इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, तो जो हमने पहले सीखा है, हमने जो पहले विद्या प्राप्त की है, वहां से हमने क्या सीखा है कि हम लोग के पास फ्लक्स फाइंड करने के लिए एक तरीका और है, हमारे पास फ्लक्स फाइंड करने के लिए एक तरीका और है, और वो क्या है, देखिए वो तरीका ये था, ये हमने पहले सीखा हुआ है कि एज वी नो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेसेस, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और यहाँ पे हमने क्लोज सरफेस मेंशन किया तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है सर्कल, ये हमको पता है ना। अब देखो ये भी हुआ नेट फ्लक्स, ये भी हुआ फॉर्मूला फॉर नेट फ्लक्स जो हम लोग पहले सीखे थे। और अभी गॉस लॉ से हमने क्या सीखा कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज आल्सो क्या, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब कि हमने दोनों को यहाँ कर दिया है इक्वल, देखो हमने दोनों को कर दिया है इक्वेट। क्या मेरी बातें समझ में आई? मतलब कि हमने जो पहले जो विद्या प्राप्त की थी, हमने अभी जो सीखा, दोनों क्या है, दोनों फॉर्मूला से मेरे को नेट फ्लक्स मिल रहा था थ्रू क्लोज सरफेस, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। तो देखिए आपको ये मिल गया इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग बहुत सारे फील्ड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, तो वो अभी आपका आएगा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस लॉ का। तो इस पे अभी आपको फोकस नहीं करना है, बस आप लोग ये ध्यान रखना कि हम लोग इन दोनों मेथड को, मतलब जो हम लोग पहले सीखे थे फ्लक्स वाले के लिए और जो अभी हम लोग सीखे हैं, उन दोनों को मिला के हम लोग ये लिख सकते हैं, पक्का ना। अभी इस लेक्चर में हम लोग मेनली जा रहे हैं फोकस करने इस पे कि नेट फ्लक्स इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आप इसको बस याद रखना।
अब देखो, तो इसके बारे में हमने कुछ और भी बातें लिखी हैं, और ये बातें हैं प्योर गोल्ड। ये क्या है? ये बातें आपकी है प्योर गोल्ड। इस पॉइंट को आप एकदम अपना पूरा दिमाग खोल के सुनना है इसको। देखो क्या पॉइंट क्या लिखा है हमने। हमने क्या लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। पक्का ना? इससे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सबको समझ में आ गया है। चलिए, अब देखिए हमने क्या लिखा है। गोल्ड पॉइंट मेरा क्या है कि हेयर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने इसको मान लो इक्वेशन ए में, तो इन इक्वेशन ए ई रिप्रेजेंट, ई मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो देखो जो हमने यहाँ यूज किया ई रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। ये ई क्या है? ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि आप जिस सरफेस से फ्लक्स फाइंड कर रहे थे, आप जिस क्लोज सरफेस से फ्लक्स फाइंड कर रहे हो ना, उस सरफेस के किसी पॉइंट पे ई क्या है? ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का? ऑन द सरफेस। ओके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेज इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस। इसको तो आप एकदम मतलब कि पूरा क्या बोले, इसको अपने दिल में, इस पॉइंट को आप अपने दिल में बैठा लेना है। इस पॉइंट को कि मतलब कि इस लेफ्ट हैंड साइड में जो ई है, ई वेक्टर है, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द, ऑन द सरफेस ऑफ द क्लोज, जो आपका ऑन द पॉइंट ऑफ द क्लोज सरफेस। पक्का? अब ये जो ई है, ये जो नेट फील्ड है, ये जो आपका नेट फील्ड है, देखो मैं इस पे, इस बात पे बहुत ज्यादा फोर्स दे रहा हूं। ये जो आपका नेट फील्ड का ई है, वो है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज सरफेस, बट ऑन द राइट साइड क्यू इन इज द चार्जेज विच लाइज इनसाइड द सरफेस ओनली। एक बार आप लोग सब लोग इस स्टेटमेंट को काफी अच्छे से पढ़ो। हमने क्या लिखा है? हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो राइट साइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है ड्यू टू ऑल द चार्जेज आइदर इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज सरफेस। लेकिन जो राइट साइड में हमने क्यू इनसाइड लिखा है ना, वो है चार्जेज ओनली इनसाइड द, चार्जेज ओनली इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये बातें आप लोग अपने दिल में एकदम बैठा लेना है इसको। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना? तो क्यू इन क्या है? चार्जेज ओनली इनसाइड द सरफेस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज इनसाइड और आउटसाइड। क्योंकि हम लोग जो फ्लक्स फाइंड करने के फॉर्मूले में जो आपका ई डॉट डी एस में ई क्या था? ई था आपका नेट फील्ड। तो आपको हर चार्ज के लिए फील्ड लेना होगा। लेकिन जो गॉस लॉ में हमने क्यू इन पढ़ा है, वो आपका ओनली इनसाइड वाला है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि हो ना हो कि फ्लक्स में, हो ना हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस में जो बाहर वाला चार्ज है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तभी हमने ना यहाँ पे जो चार्ज लिखा है, तो उस चार्ज में केवल चार्ज अंदर वाला लिखा है। देखो आप लोग एक बार इसको फिर से देखो, नहीं समझ में आ रहा है आप फिर से देखो, वीडियो पॉज करो, उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान दो। हमने क्या बोला कि जो हमने चार्ज लिया है, वो लिया है ओनली इनसाइड द सरफेस। लेकिन जो हम लोग फील्ड लिए हैं, वो हम लोग फील्ड लिए हैं फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज आइदर इनसाइड और आउटसाइड। मतलब हम लोग जब भी फील्ड का बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे नेट फील्ड का। लेकिन जब हम लोग चार्ज का बात करेंगे तो चार्ज जो ओनली उस सरफेस के अंदर था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्लक्स फाइंड करने के लिए गॉस लॉ में चार्ज सिर्फ सरफेस के अंदर वाला ले रहे हैं, इसका मतलब कि जो चार्ज सरफेस से बाहर था वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। देखिए हमने वही पॉइंट यहां लिखा है कि चार्जेज आउटसाइड द क्लोज सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले चार्ज के चलते भी, बाहर वाले चार्ज के चलते भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन जो चार्ज जो होता है, चार्ज, वो बाहर वाला चार्ज फील्ड में कंट्रीब्यूट, फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। देखो इस बात को मैं फाइनल बार एक बार और बोलने जा रहा हूं कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेना तो नेट फील्ड लेना। भले ही वो चार्ज आपका बाहर हो या अंदर हो, सारे चार्ज का मिला के नेट फील्ड लेंगे। लेकिन अगर जब चार्ज का वैल्यू पुट करना तो चार्ज सिर्फ अंदर वाला लेना, क्योंकि बाहर वाले चार्ज के चलते क्लोज सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं पास करता है। मतलब कि बाहर वाले जो चार्ज हैं वो नेट फ्लक्स में उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। आपको अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, वो देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको मस्त एक एग्जाम्पल देकर उसको समझाता हूँ कि कैसे बाहर वाले चार्ज, कैसे बाहर वाले चार्ज फ्लक्स में, नेट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। नेट फ्लक्स, जब भी हम फ्लक्स बोले तो हम बात करें नेट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। पक्का? चलिए देखिए, तो मैं अभी आपको जा रहा हूं समझाने कि कैसे मेरा जो
क्लोज सरफेस के बाहर वाला चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखो ये आपके एग्जाम में कहीं भी पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने आपको समझाने के लिए मैं ये अपना टाइम दिया हूं आपको, ठीक है ना। और मैंने यहाँ लिखा है ये आपका प्योर कंसेप्ट है। तो देखो क्या है, जैसे मान लो कि ये एक मेरे पास क्लोज सरफेस है, हमने अभी स्फीयर लिया है और इसके अंदर हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू लिया है, पक्का ना। अब देखो तो ये जो हमने रेड लाइन से शो किया है, ये इस पॉइंट चार्ज के चलते फील्ड लाइन से क्या है, इस पॉइंट चार्ज के चलते फील्ड लाइन से। अब सबको ये एक बात तो क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे निकलेगा और सबको दिख भी रहा है। मतलब कि वो जो फील्ड लाइंस है वो इस स्फीयर से पास कर रहा है, वो जो फील्ड लाइंस है वो इस स्फीयर से पास कर रहा है। और ध्यान से देखो तो इस स्फीयर से क्या हो रहा है कि इस स्फीयर से सिर्फ फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। इस स्फीयर से फील्ड लाइंस अंदर नहीं जा रहा है, कहां आ रहा है, सिर्फ बाहर आ रहा है। मतलब कि इस पॉइंट चार्ज के चलते जो फ्लक्स क्या आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव, क्या आएगा, फ्लक्स आएगा पॉजिटिव। मतलब कुछ तो फ्लक्स आने वाला है, कुछ तो फ्लक्स आने वाला है और वो क्या आएगा, वो आपका आएगा पॉजिटिव। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना। क्योंकि इस पॉइंट के चलते जो फील्ड लाइंस निकला था वो आपके स्फीयर से क्रॉस कर रहा है, उस स्फीयर के सरफेस से क्रॉस कर रहा है और सिर्फ बाहर आ रहा है, मतलब कि फ्लक्स पॉजिटिव है। पक्का सबको समझ में आ गया। चलो अब हमने लिया है सेकेंड केस, अब हमने लिया है सेकेंड केस। ध्यान से देखो तो इन सेकेंड केस मेरा कहाँ है, ये रहा क्लोज सरफेस स्फीयर और इस बार हमने चार्ज कहाँ लिया है, इस बार हमने चार्ज लिया है बाहर, इस बार हमने चार्ज लिया है बाहर। बहुत अच्छी बात है। क्या इस पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइंस होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा, फिर से होगा फील्ड लाइंस। तो चलो मैंने इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिया, मैंने इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, किसका, इस पॉइंट चार्ज का। तो सबने बोला कि सर इसका ऐसा फील्ड लाइंस आने वाला है, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है फील्ड लाइंस। पक्का ना, सबने इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो तो इस पॉइंट चार्ज का जितना क्या हो रहा है कि देखो फील्ड लाइंस, इस पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइंस इस स्फीयर से क्रॉस तो कर रहा है, इस स्फीयर से क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है। अब सबके दिमाग में बत्ती जली होगी, क्या हो रहा है कि अगर ये पॉइंट चार्ज कहाँ है, इस स्फीयर के बाहर में है, तो क्या हो रहा है कि इस स्फीयर से फील्ड लाइंस पास तो कर रहा है, मतलब फ्लक्स पास तो कर रहा है, लेकिन जितना अंदर आ रहा है फील्ड लाइंस उतना ही बाहर जा रहा है। मतलब नेट फ्लक्स इससे जीरो हो जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स का प्योर कंसेप्ट क्या था, फ्लक्स का प्योर कंसेप्ट क्या है कि टोटल कितना फील्ड लाइंस आपके सरफेस से पास करता है। और जैसे ही क्लोज सरफेस का कंसेप्ट आता है वहां हम लोग क्या बात करते हैं, वहां हम लोग बात करते हैं फ्लक्स जो इन कर रहा है और फ्लक्स जो आउट कर रहा है। पक्का सबको याद है ना। और जो इन करता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव में और जो आउट करता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव में। मतलब क्या हो रहा है, जितना यहाँ फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है, इन हो रहा है, उतना ही यहाँ पे आउट कर रहा है। तो जितना माइनस में उतना ही प्लस में है। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। मतलब कि देखो अब आपको ये फील आ गया होगा कि जो भी चार्ज कहाँ है, इस क्लोज सरफेस के आउटसाइड है, वो नेट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है और वही आपका गॉस लॉ था। मतलब कि आपका जो चार्ज है ना बाहर में, तो आप जब नेट फ्लक्स फाइंड करने जाना यूजिंग गॉस लॉ, तो आप बाहर वाले चार्ज को लेना ही मत, आप बाहर वाले चार्ज को लेना ही मत, आप चार्ज लेना सिर्फ जो अंदर है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई ना। बहुत अच्छी बात है, जल्दी से इसको, अच्छा इसमें कुछ नोट करने वाला नहीं है, बस आप इसको ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट था। अच्छा आप लोग को यहाँ पे एक बात और, मतलब कि अपने मन में ऐसा संकोच, ऐसा डाउट आना चाहिए था। क्या सबके मन में ऐसा कुछ डाउट आया है क्या? चलो मैं वो बोलता हूँ क्या डाउट आना चाहिए था। देखो तो मैंने ये पॉइंट चार्ज ले लिया है और ये हमने लिया है स्फीयर, और ये पॉइंट चार्ज कहाँ है, फिर से स्फीयर के बाहर ही है। पक्का ना, अच्छी बात है सर। मैंने इससे फील्ड लाइन पास कराया, जितना फील्ड लाइन इससे एंटर करेगा उतना लीव करेगा। सबने अभी देखा भी, अच्छे से देखा सबने। ओके सर कोई बात नहीं है, हमने देख लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर क्या इस पॉइंट चार्ज के चलते फील्ड हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है क्या? इस स्फीयर के हर पॉइंट पे, या आप कहीं पॉइंट यहां ले लो, तो हर पॉइंट पे फील्ड क्या यूनिफॉर्म है क्या? बोलो तो। हर पॉइंट पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, हर पॉइंट पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो सबके मन में एक ऐसा संकोच, ऐसा एक डाउट आना चाहिए कि अच्छा सर, जब आपने फील्ड वाले क्वेश्चन लेके आपने जब फ्लक्स फाइंड किया था, तो आपने बोला था कि अगर हम किसी क्लोज सरफेस को, मतलब कि स्फीयर को और क्यूब को हम जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तभी उससे नेट फ्लक्स जीरो होता है, तभी उससे नेट फ्लक्स जीरो होता है। और जब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तब उससे नेट फ्लक्स जीरो नहीं होता है। लेकिन आपने यहाँ पे जो केस लिया है उसमें क्या है, उसमें चार्ज बाहर है और इस चार्ज के चलते इधर इस
इस स्फीयर के हर पॉइंट पे फील्ड तो यूनिफॉर्म नहीं है, फिर इससे नेट फ्लक्स जीरो कैसे हुआ? तो अब तुम लोग सब लोग ध्यान से सुनो। फ्लक्स का मेन कंसेप्ट क्या होता है कि कितना टोटल फील्ड लाइन एंटर कर रहा है और कितना फील्ड लाइन बाहर जा रहा है। ये आपका होता है कोर कंसेप्ट। वहां पे जहां हमने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लिया था, ना, तो वहां पे फ्लक्स जीरो इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि उस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के चलते ना इस स्फीयर के अंदर कुछ पक्का चार्ज रहा होगा। देखो, उस क्वेश्चन में मेरे को चार्ज के बारे में कोई नॉलेज नहीं था जहां पे हमने फील्ड नॉन यूनिफॉर्म लिया था, लेकिन अगर इस स्फीयर से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं हुआ था ना, मतलब कि कोई ना कोई चार्ज इस स्फीयर के अंदर पक्का होगा जिसने इस फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म किया था, उस फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म करने में अपना कंट्रीब्यूशन किया था, तभी उससे नेट फ्लक्स जीरो हुआ था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? देखो, वहां पे हमको फील्ड के बारे में नॉलेज था कि फील्ड वेरिएबल है, वहां पे मेरे को कहां पे चार्ज रखा है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो उस केस में अगर नेट फ्लक्स जीरो नहीं हुआ था मतलब पक्का उस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज रहा होगा, तभी नेट फ्लक्स जीरो नहीं हुआ था। समझ में आया ना? तो अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे तब तो नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस से जीरो होना ही होना है, पक्का ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। और अगर नेट फ्लक्स जीरो नहीं आया था मतलब कि पक्का उस सरफेस के अंदर में कुछ नेट चार्ज इनक्लोज था। लेकिन ये जो हमने केस लिया है, ये जो हम अभी आपको जो केस समझा रहे थे, उसमें इस सरफेस के अंदर कोई नेट चार्ज था ही नहीं। भले ही फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था लेकिन इस सरफेस के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं था। हमने जो केस पहले लिया था, हमने जो फील्ड वाला क्वेश्चन लेके सॉल्व किया था, वहां पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था और उधर उस क्यूब के अंदर या उस स्फीयर के अंदर पक्का में कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा, पक्का ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहा है क्वेश्चन में, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहा है क्वेश्चन में और वो यूनिफॉर्म हो तो पक्का नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जीरो आएगा ही आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब उस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स होगा। और अगर आपको चार्ज दिया रहे तब आप यूज करना गॉस लॉ। चार्ज अगर बाहर है क्लोज सरफेस से तब उस चार्ज के चलते उस क्लोज सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि उस चार्ज के चलते जितना लाइंस एंटर कर रहा है उतना ही लाइन लीव कर रहा है। अच्छा, बच्चे एक गलती क्या करते हैं कि मान लो कि आपको अगर क्वेश्चन में डिस्क दिया रहा है, क्या दिया रहा है? डिस्क, और बोले कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, तो आप बताओ कि इस डिस्क के चलते इस पॉइंट चार्ज के चलते इस डिस्क से कितना फ्लक्स फाइंड करेगा, पास करेगा? तो वो बोलते हैं सीधे जीरो कि सर ये जो आपका चार्ज लिया है आपने वो इस डिस्क के बाहर है। अरे बच्चों, मेरी बातों को आप ध्यान से देखो, सुनो। हमने क्या बोला था? ये जो गॉस लॉ है वो है वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस एंड डिस्क इज नॉट अ क्लोज सरफेस। मतलब कि इसके लिए आप गॉस लॉ यूज ही नहीं कर सकते हो। मतलब कि इस पॉइंट चार्ज का इस डिस्क के इस पॉइंट चार्ज के चलते इस डिस्क से कुछ फ्लक्स पास कर रहा होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड किया था, क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है। और जब भी आपको ओपन सरफेस मिलता है, क्या मिलता है? जब भी आपको मिलता है ओपन सरफेस, मतलब कि एक डिस्क, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक रिंग, तो हम लोग मानते हैं कि उससे फ्लक्स क्या होता है? हमेशा लीव करता है। क्या होता है? उससे हमेशा फ्लक्स लीव करता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक सरफेस होता है। लेकिन अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, क्या है? आपके पास अगर क्लोज सरफेस है तो उसका फिर एक से ज्यादा फेस होता है, उसका एक से ज्यादा सरफेस होता है, तब आपका नेट फ्लक्स जीरो होता है वहां से। क्या मेरी बातें सबको समझ में आएंगी? मतलब कि आप डिस्क के लिए, आप स्क्वायर के लिए, आप रिंग के लिए गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर भले ही इस डिस्क के बाहर पॉइंट चार्ज है तो भी इससे फ्लक्स पास कर रहा होगा, क्योंकि इस डिस्क के लिए लाइंस क्या हो रहे हैं? सिर्फ बाहर जा रहे हैं। बोलो ना, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड भी किया था, सबको याद है ना? तो देखो, ये सारी बातें बच्चों को डाउट होती है और उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने पूरा आपको टाइम दिया है समझाने के लिए, ठीक है ना? अब सबको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉसेस लॉ। ये आप लोग याद रखना, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ठीक है ना? देखो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और साइज ऑफ क्लोज सरफेस। क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और साइज ऑफ क्लोज सरफेस। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नेट चार्ज इनसाइड। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नेट चार्ज इनसाइड।
इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके पास जो क्लोज सरफेस है वो स्फेयर हो या फिर वो क्यूब हो या वो किसी इरेगुलर शेप का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर तीनों सरफेस के अंदर आपने सेम चार्ज रखा है तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स आपका सेम आया। तो देखो हमने लिया है कि पहले केस में हमने लिया है इरेगुलर टाइप का क्लोज सरफेस, सेकंड केस में हमने स्फीयर लिया है और थर्ड केस में हमने क्यूब लिया है, और तीनों केस में हमने चार्ज का वैल्यू क्यू है। तो तीनों केस में आपका क्या आया है, फ्लक्स का वैल्यू सेम आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप लोग याद रखना कि वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, पक्का ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो यहां सेकेंड पॉइंट है कि नेट फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। देखो यहां पे हमने एक बात लिखा है, ये आपका कीवर्ड है, नेट फ्लक्स का बात कर रहे हैं हम, कि नेट फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। इसका मतलब ये हुआ ना कि क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर आप चार्ज को कहाँ रखे हो उस पर आपका नेट फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। और देखो तो मैंने उसको एक डायग्राम से यहाँ पे शो भी किया है, हमने तीन केस लिया है, देखो तीनों केस में हमने स्फेयर ही लिया है, ठीक है ना। तो आप वहां क्यूब भी ले सकते हो, कोई आपको चाप नहीं, आप हमने यहाँ पे स्फेयर लिया है, और तीनों केस में हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू लिया है और चार्ज का नेचर पॉजिटिव है। आपको देख के समझ में आ रहा हो क्योंकि फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, उससे बाहर जा रहे हैं। और जो आपको ग्रीन डॉट दिख रहा है ना, ग्रीन डॉट, वो ग्रीन डॉट आपको शो कर रहा है लोकेशन ऑफ चार्ज, ग्रीन डॉट आपको शो कर रहा है लोकेशन ऑफ चार्ज। तो देखो, तो इन ऑल थ्री केसेस हमने चार्ज का वैल्यू लिया है सेम, मतलब क्या होगा कि हर केस में सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा उस चार्ज से निकल रहा होगा। तो हमने वो फील्ड लाइंस 6 लिया है, देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ शायद हमने 6 फील्ड लाइंस शो किए हैं, ठीक है ना। तो ईच केस में चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा, उससे फील्ड लाइंस जो निकल रहा होगा वो सेम होने वाला है। तो अगर ईच केस में जो उससे फील्ड लाइंस सेम निकल रहा है, मतलब ईच केस में क्या हो रहा होगा, उस स्फीयर से आपका सेम फील्ड लाइंस पास कर रहा है, मतलब सेम फ्लक्स भी फाइंड कर रहा है, तो सॉरी सेम फ्लक्स भी पास कर रहा है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख क्या रहा है कि हमने क्या चेंज किया है, हमने अगर उस चार्ज का लोकेशन चेंज किया है, फिर भी तीनों केस में उस सरफेस से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, मतलब उसके सेम फ्लक्स पास कर रहा था। ये आपका हुआ नेट फ्लक्स का बात। लेकिन देखो उसके जस्ट नीचे हमने ये लिखा है एक पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे को शायद ये पता नहीं होता है, वो गलती करते हैं कि फ्लक्स थ्रू अ गिवन रीजन डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ चार्ज। देखो ये पॉइंट आपका फिर से गोल्ड पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है कि फ्लक्स थ्रू अ गिवन रीजन, देखो हमने जो इस केस में बात किया था वो आपका बात था नेट फ्लक्स का, कि लोकेशन ऑफ चार्ज does not affect the net flux through a closed surface but flux through a given region, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन से आपका क्या होता है, फ्लक्स वो चेंज करता है आप अगर लोकेशन ऑफ चार्ज चेंज कर दोगे। तो ध्यान से देखो, तो फर्स्ट केस में क्या है कि इस रीजन से, ये देखो यहाँ मैं शो कर रहा हूँ इसको ग्रीन से, ये जो आपका है रीजन, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले केस में यहाँ से 4 फील्ड लाइन पास किया है, सेकेंड केस में आप देखो तो यहाँ से सिर्फ एक फील्ड लाइन पास किया है, और देखो तो थर्ड केस में यहाँ से फिर से आपका 4 ये फील्ड लाइंस आपका यहाँ पे पास करता हुआ शो हो रहा है। यही ना, मतलब क्या हुआ कि इस पार्टिकुलर रीजन से क्या हुआ है, फ्लक्स चेंज कर गया है, नेट फ्लक्स चेंज नहीं किया है, टोटल फील्ड लाइन 6 ही पास किया है, लेकिन आप किसी पार्टिकुलर रीजन से देखो तो क्या हुआ, फील्ड लाइंस आपका कम ज्यादा हो रहा है। तो वही हमने लिखा है कि आप अगर इनसाइड द क्लोज सरफेस आप अगर चार्ज का लोकेशन चेंज करते हो तो नेट फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, लेकिन एक किसी गिवन रीजन से फ्लक्स चेंज कर जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। आपका ये आपका फॉर कंपटीशन एग्जांपल एमसीक्यू में ये आ सकते हैं और बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि नेट फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, लेकिन फ्लक्स थ्रू अ गिवन रीजन चेंज करेगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। देखो तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि वी नेवर कंसीडर चार्जेज आउटसाइड द क्लोज सरफेस। ये हमने आपको अभी जस्ट सिखाया भी था कि जब भी हम लोग फ्लक्स फाइंड करते हैं तो हम लोग बाहर वाले चार्ज को कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास एक ये स्फीयर है क्लोज सरफेस, 3 चार्ज हमने लिया है, तो उसमें Q1 क्या है, Q1 है इनसाइड द स्फीयर और Q2 Q3 है आउटसाइड द स्फीयर। तो हमको नेट फ्लक्स फाइंड करना होगा, तो हम सिर्फ क्या होगा, वो आपका सिर्फ होगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब भी हम लोग नेट फ्लक्स फाइंड करते हैं तो हम लोग चार्ज सिर्फ लेते हैं जो कि आपका सरफेस के अंदर हो। पक्का, किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और हमने यहाँ पे लिखा है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, मतलब कि
आपका किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा ना, वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा कि आपने जो चार्ज लिया है वो कोई पॉइंट चार्ज है या कोई लाइन चार्ज है, मतलब कि क्या उस चार्ज का कोई शेप और साइज है कि नहीं है, तो वो इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो वही हमने बोला है। तो क्या हो कि तो आपका अगर पॉइंट चार्ज होगा तो हो जाएगा डिस्क्रीट, और आपका अगर कंटिन्यूअस होगा मतलब कि वो एक रॉड हो जाएगा, या कोई एक स्फीयर भी हो सकता है, वो एक डिस्क भी हो सकता है। तो ये समझ में आया कि ये जो आपका फ्लक्स था वो इस पे डिपेंड नहीं करता है, वो बस बात करता है चार्ज का। अगर चार्ज सेम है, भले ही वो डिस्क्रीट हो कंटिन्यूअस, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, फ्लक्स सेम हो जाएगा पक्का। देखो तो वही हमने 3 केस यहाँ पे लिया भी है, 3 केस। पहले केस में हमने लिया है एक लाइन चार्ज जिसपे चार्ज है प्लस क्यू। सेकेंड केस में हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है जिसपे चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू। थर्ड केस में हमने देखो तो 2 लाइन चार्ज लिया है, एक पे +2 क्यू और एक पे -क्यू। अब आप ध्यान से देखो तो क्या है कि इन ईच केस नेट चार्ज इज प्लस क्यू, मतलब कि इन ईच केस आपका फ्लक्स भी सेम आने वाला है। क्या मेरी बातें समझ में आई ना? मतलब कि ये जो नेट फ्लक्स वाला जो भी अपना क्या है, ये जो बोलो इसको क्या बोले, इसको जो भी अपना ये चर्चा है वो कर रहा है डिपेंड ओनली अपॉन द नेट चार्ज, वो कैसा है, डिस्क्रीट है या वो कंटिन्यूअस है, मतलब कि वो रॉड है या पॉइंट चार्ज है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा पक्का। शेप और साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है। पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सर्फेस पे भी नेट फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रीजन से फ्लक्स आपका लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो हमने बहुत सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट बातें ये कर ली है। अब इस पे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सा। चलिए तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिया है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए यहाँ बात किया है डाइपोल का, तो डाइपोल का जैसे ही बात हुआ आप लोग के मन में एक ऐसा फोटो आना चाहिए, इक्वल बट अपोजिट नेचर का चार्ज आया सबके मन में, बहुत अच्छी बात है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस। देखो शेप साइज नहीं बोला है, तो हमको पता है कि शेप साइज पे से कोई फर्क नहीं पड़ता है नेट फ्लक्स पे, तो इसलिए आप कोई भी शेप मान सकते हो। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस। तो बोलिए ये क्लोज सरफेस है तो नेट फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज इनसाइड क्या होता है, नेट चार्ज ना। अब जैसे मान लो कि हमने ये क्लोज सरफेस मान लिया, अब बोला क्या है कि इसके अंदर क्या है, डाइपोल है, मतलब कि एक होगा प्लस चार्ज तो दूसरा उतना ही होगा माइनस चार्ज, पक्का ना, तभी ना ये फॉर्म करता है डाइपोल। बोलिए सब लोग हाँ बिल्कुल। तो आप बोलो कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है बोलो, तो इसके नेट कितना है, नेट चार्ज जीरो। कितना है नेट चार्ज, जीरो, क्योंकि देखो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी आपको फ्लक्स फाइंड करना हो तो आप नेट चार्ज ही लेना, तो इसके अंदर नेट चार्ज हो गया है जीरो, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, फ्लक्स भी हो जाएगा जीरो। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि एक डाइपोल है क्लोज सरफेस के अंदर, तो उसे नेट फ्लक्स जीरो आ रहा होगा। जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान सा। देखो तो ये हमने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमको एक दिया है स्फेयर, उस स्फेयर का रेडियस है आर, ये आपका स्फेयर है, इसका रेडियस है आर, हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर 3 चार्ज है Q1 Q2 और Q3। आप देखो तो आपको Q1 Q2 और Q3 का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखा है, और आपको फाइंड करना है नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। वेरी गुड, हमको चार्ज पता है, नेट फ्लक्स पूछा है, यूज गॉस लॉ, नेट फ्लक्स इज क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे रेडियस का काम था स्फीयर का, बिल्कुल उसका कोई काम नहीं था, बस रेडियस देख के आप कंफ्यूज नहीं होने का। जैसे ही आपको नेट चार्ज पता हो और क्लोज सरफेस हो और नेट फ्लक्स फाइंड करना हो तो जस्ट आप यूज करना गॉस लॉ, तो उसका शेप और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, वेरी गुड। तो यहाँ यूज हम करेंगे क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड क्या है, नेट चार्ज ना, क्यू इनसाइड क्या है, नेट चार्ज। तो आप ध्यान से देखो तो क्या है, इस पे एक चार्ज है +1 का, तो हम लिख दिया +1 माइक्रोकूलम। सेकेंड आपका है -2 माइक्रो का, और थर्ड है आपका +3 माइक्रोकूलम का। तो नेट चार्ज कितना आएगा बोलो, तो इसमें नेट चार्ज आएगा +2 माइक्रोकूलम का। कितना आएगा, नेट चार्ज आएगा +2 माइक्रोकूलम का। मतलब कि जहाँ पे क्यू इनसाइड था वहां आप लिखो 2 माइक्रो, या फिर आप लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻6। और वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना होता है सबको पता है ना, 8.85 × 10⁻12। कुछ याद आया, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये आपका हो जाएगा 8.85 × 10⁻12। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी यहाँ से आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर यूनिट ऑफ फ्लक्स। पक्का बोलो जल्दी से, सबको समझ में आया ना? तो ये सब हमने बहुत ही कुछ आसान क्वेश्चन दिए, इसमें कोई आपका लफड़ा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ। आज हमने गॉस लॉ पे थ्योरी किया है, और इस पे हमने अभी न्यूमेरिकल से स्टार्ट भी नहीं किया, ये जस्ट आपको बस इंट्रो था, ये सब क्या था, ये सब जस्ट इंट्रो है न्यूमेरिकल्स का। इस पे और भी एक से एक आएंगे क्वेश्चन, तो हम लोग अच्छे से करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक आप ये थ्योरी पार्ट अच्छे से कर लेना, जो भी आपका जब हमने बताया है, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इस पे गॉस लॉ पे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय। सब लोग अपना ख्याल रखना और इसको पढ़ जरूर लेना। ख्याल रखने में पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है ना। अपना ख्याल रखना का मतलब कि अच्छे से पढ़ के आना है। ओके, चलो तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।